मेल्टिंग मी सॉफ्टली 2019 एक कोरियाई ड्रामा है जिसमें मा डोंगचान और गो मीरन 24 घंटे के लिए एक क्रायोजेनिक फ्रीजिंग प्रयोग में भाग लेते हैं। एक दुर्घटना के कारण वे गलती से 20 सालों तक जम जाते हैं। जब वे जागते हैं तो उन्हें आधुनिक दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल होती है। उनकी सेहत पर भी फ्रीजिंग का बुरा असर पड़ता है। जैसे जैसे वे अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने की कोशिश करते हैं, उन्हें इस प्रयोग के पीछे एक गहरी साजिश का पता चलता है। इस दौरान डोंगचान और मीरन के बीच रोमांटिक भावनाएं विकसित होती हैं। हालांकि उनके बीच 20 सालों का अंतर कई चुनौतियां खड़ी करता है। एक गुप्त प्रयोगशाला में जीवित लोगों का एक समूह एक डॉक्टर द्वारा जमाया जाता है। योजना उन्हें एक सप्ताह के लिए इस अवस्था में रखने की है और गणना करें कि क्या वे बूढ़े होते हैं। दुर्भाग्य से प्रक्रिया के दौरान डिवाइस खराब हो जाती है और लोगों को अनिश्चित समय के लिए जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। 20 साल बाद उनमें से 2 को आखिरकार होश आ जाता है, लेकिन वे इस बात से अनजान होते हैं कि बाहरी दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। इसके बाद हमें वर्ष 1999 में ले जाया जाता है और मुख्य पात्र गोमेरन से परिचय कराया जाता है। एक सुंदर और जीवंत युवा लड़की वह अपने परिवार का समर्थन करने के लिए एक अच्छी नौकरी खोजने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसके माता पिता और उसका विकलांग छोटा भाई नैंटे शामिल हैं। एक सुबह मिरिन को एक फोन आता है जिसमें उसे सूचित किया जाता है कि उसे नौकरी के साक्षात्कार से खारिज कर दिया गया है। हाल ही में वह दुखी होकर अपने परिवार के साथ नाश्ता करने बैठती है जब अचानक फोन फिर से बजता है। मिरिन को एक विविधता प्रयोग शो में भाग लेने के लिए एक आश्चर्यजनक निमंत्रण मिलता है। एक खूबसूरत अमीर आदमी मा डोंगचैन द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। उसके अनिच्छा के बावजूद मिरॉन शो में आती है और कुछ खतरनाक प्रयोगों में भाग लेती है ताकि वह अपने परिवार के लिए पर्याप्त धन जुटा सके। उसे हवा में उड़ने, एक ट्रक खींचने और अन्य प्रयोगों में अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसा कि अपेक्षित था, डोंगचैन उसकी निर्भीकता से प्रभावित होता है, इसलिए वह उसके प्रदर्शन की प्रशंसा करता है। बाद में वह अपने विविधता प्रयोग के लिए सबसे लोकप्रिय टीवी शो का पुरस्कार जीतता है और इसे प्राप्त करते समय वह अपनी प्रेमिका हा यंग को सभी से मिलवाता है। वह एक समाचार रिपोर्टर है और ऐसा लगता है कि वह और डोंगचैन लंबे समय से एक साथ हैं। वोंगचैन की भारी सफलता के बाद अब वह अपने विविधता शो को दूसरे स्तर पर ले जाने की योजना बना रहा है। वह एक फ्रीजिंग क्रायोनिक्स प्रयोग करना चाहता है जिसमें एक जीवित मानव को जमाया जाता है और 24 घंटे के लिए क्रायोस्लीप में रखा जाता है। हालांकि एकमात्र समस्या यह है कि वह चाहता है समय सीमा बढ़ाने और मानव शरीर को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए। डोंगचान का मानना है कि यदि वे सफल होते हैं तो वे भविष्य में विभिन्न बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। वह पूरे प्रयोग को प्रसारित करना चाहता है और एक महिला प्रतिभागी की तलाश कर रहा है। इसके बाद डोंगचान अपने सहायक युंग की को मिरॉन से मिलने के लिए भेजता है और उसे अपने साथ प्रयोग में भाग लेने के लिए राजी करता है। वह अपनी प्रेमिका से भी बात करता है और उससे भाग लेने की अनुमति मांगता है। हालांकि वह पहले इनकार करती है। डोंगचान उससे अनुरोध करना बंद नहीं करता है जब तक कि वह आखिरकार सहमत नहीं हो जाती है। इसके बाद क्योंकि एक रेस्तरां में मिरिन से मिलता है और उसे पूरे प्रयोग के बारे में बताता है, वह उसे बहुत सारा नकद देने का वादा भी करता है, लेकिन मिरॉन यह कहकर वहां से चला जाता है कि प्रयोग बहुत खतरनाक है। इसके बाद मिरेन एक ज्योतिषी के पास जाती है और उससे अपना भविष्य बताने के लिए कहती है। बाद में कहती है कि वह अपने प्रेमी से 20 साल बाद मिलेगी। वर्षों तक उसके आसपास का वातावरण बहुत ठंडा रहेगा। दूसरी ओर लोंगचन को अपने बॉस को यह प्रयोग करने देने और इसे अपने चैनल पर प्रसारित करने के लिए मनाने की कोशिश करते देखा जा सकता है। पहले तो उसके बॉस हांग सुक ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में जब डोंगचैन ने उसे बताया कि वह इस शो की वजह से कुछ ही समय में लोकप्रिय हो सकता है, तो वह तुरंत सहमत हो गया। बाद में डोंगचैन ने मिरिन से संपर्क किया और व्यक्तिगत रूप से उसे क्रायोजेनिक प्रयोग में साथ चलने का अनुरोध किया। उसने उसे यह भी आश्वासन दिया कि अगर वह सहमत होती है तो वह अपने भाई के पसंदीदा कलाकारों के ऑटोग्राफ लाएगा और उसे एक बड़ी रकम देगा। इससे आखिरकार उसकी मिरोन राजी हो गई और वह प्रयोग के लिए स्वेच्छा से सहमत हो गई। बाद में रात में दोनों फ्रीजिंग कैप्सूल के अंदर थे और डोंग के सहायक युंग की प्रयोगशाला में पूरी प्रक्रिया को फिल्मा रहे थे। हमने देखा कि प्रोफेसर हुआंग प्रयोग पर कड़ी नजर रख रहे थे। वही है जिसने इस प्रक्रिया का आविष्कार किया है, लेकिन उसने यह नहीं बताया है कि इसे कैसे उल्टा जाए। थोड़ी देर बाद जब प्रक्रिया पूरी होने वाली होती है तो प्रोफेसर हुआंग प्रयोगशाला में प्रवेश करते हैं और ह्यूंग की और अन्य लोगों से जगह छोड़ने का आग्रह करते हैं। इसके बजाय वह अपने छात्र क्यू को बुलाते हैं और उसे स्वयंसेवकों की देखभाल करने के लिए कहते हैं, जबकि वह कुछ महत्वपूर्ण काम खत्म करने के लिए बाहर जाते हैं। जैसे ही हुआंग अपनी कार में प्रयोगशाला से बाहर निकलता है, हम देखते हैं कि एक रहस्यमय आदमी उसका पीछा कर रहा है।
बाद में हुआंग की कार में विस्फोट हो जाता है और वह सड़क के बीच में पलट जाती है। अगले दृश्य में क्रायोजेनिक प्रयोग का समय समाप्त हो जाता है, लेकिन गिबोरम को पता नहीं है कि इसे कैसे रोका जाए। वह घबराकर पूरी प्रयोगशाला की बिजली बंद कर देता है, जिससे डोंगचैन और मिरिन सहित सभी 6 स्वयंसेवकों के कैप्सूल गायब हो जाते हैं। अगले दिन पुलिस बल और अन्य प्रतिनिधि पूरे शहर में लापता लोगों की तलाश शुरू करते हैं। यह देखकर बॉस हांग सुक फोन करता है, ह्यूंग की को अपने कार्यालय में बुलाता है और उसे प्रयोग के बारे में किसी को न बताने के लिए कहता है। वह यह भी आदेश देता है कि इससे संबंधित सभी सबूत नष्ट कर दिए जाएं। इसके तुरंत बाद वह डोंगचैन की गर्लफ्रेंड हायंग से भी मिलता है और उसे भी यही बताता है। वह विद्रोह करने की कोशिश करती है, लेकिन जब हांग सुक उसे 9 बजे की खबरों में मुख्य एंकर का पद देने की पेशकश करता है तो वह सहमत हो जाती है। हायंग तुरंत काम पर लग जाता है और ब्रेकिंग न्यूज की रिपोर्ट करता है, जिसमें कई लोग लापता हो गए हैं। यह खबर कई लोगों को चौंका देती है, देश भर में नैंटे सहित, क्योंकि वह अपनी बहन के बहुत करीब था। वह मिरिन के साथ बिताए सभी खूबसूरत पलों को याद करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर समाचार प्रसारण समाप्त होने के बाद है यंग स्टूडियो में अकेली बैठती है और डोंगचांग के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है और प्रस्ताव स्वीकार करने पर पछताती है। फिर हमें एक गुप्त कमरा दिखाया जाता है जहां प्रोफेसर हुआंग एक बिस्तर पर सो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वह अभी भी जीवित हैं और कोई उनकी देखभाल कर रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है और मिरोन और डोंगचान का परिवार अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन मिरोन के माता पिता को एक गुमनाम प्रेषक से एक पत्र मिलता है जिसमें कहा गया है कि उनकी बेटी सुरक्षित है, लेकिन उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए इसे गुप्त रखने की आवश्यकता है। हालांकि उन्हें लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। कुछ महीने बाद जब उनका व्यवसाय विफल हो जाता है तो परिवार शहर से बाहर चला जाता है। इस बीच मिरोन के दोस्तों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली है और उन्हें नई नौकरी मिल गई है, लेकिन वे अभी भी उसे याद करते हैं। फिर दृश्य 20 साल आगे बढ़ता है 2019 में, जब हांग सुक मीडिया कंपनी का सीईओ बन गया है और ह्यूंग की विभिन्न प्रयोगों के शो को संभाल रहा है। नानताई भी बड़ा हो गया है और डोंगचैन का पूर्व सहायक है। यंग न्यूज़लाइन टीवी चैनल के प्रमुख एंकरों में से एक है। इस बीच इबोर्न, जो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहा है, उसे प्रयोगशाला से चेतावनी के बारे में अपने आईपैड पर एक सूचना मिलती है। तुरंत वह कैमरे चालू करता है और देखता है कि प्रोफेसर हुआंग होश में आ गए हैं और अपने बिस्तर से बाहर हैं। बिना समय बर्बाद किए वह सम्मेलन छोड़ देता है और सीधे प्रयोगशाला में जाता है। इस समय क्वांग 20 साल पहले शुरू किए गए प्रयोग को बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए वह मिरिन और डोंगचान, और जैसे ही वह ऐसा करता है उन्हें कुछ इंजेक्शन देता है। पॉइंट जमीन पर गिर जाता है, जबकि मिरोन और डोंगचान एक एक करके होश में आते हैं। दोनों प्रयोगशाला से बाहर निकल जाते हैं इससे पहले कि बीबाम वहां पहुंचता है। मिरिन अपने घर की ओर चलती है, जबकि डोंगचान स्टूडियो की ओर जाता है जहां वह काम करता था। दुर्भाग्य से बाद वाले का शरीर आसपास के उच्च तापमान को सहन नहीं कर सकता, इसलिए वह सड़क के बीच में बेहोश हो जाता है। बाद में डोंगचान को अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर उसे बेहद सामान्य स्थिति में देखकर हैरान हो जाते हैं, सिवाय इस तथ्य के कि उसके शरीर का तापमान एक सामान्य इंसान की तुलना में बहुत कम है। जल्द ही डोंगचान जाग जाता है और डॉक्टर से उसकी उपस्थिति के बारे में ह्यूंग की को सूचित करने के लिए कहता है। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वह क्या कह रहा है। डॉक्टर डोंग द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल करता है और ह्यूंग की से पूछता है कि क्या वह डोंगचैन नाम के किसी व्यक्ति को जानता है। जैसे ही ह्यूंग की ने नाम सुना वह चौंक गया और अपने जूनियर से दूर दूसरे कमरे में भाग गया। इस बीच डोंग ने उसे पूरे प्रयोग को रिकॉर्ड न करने और प्रयोगशाला में उसे अकेला छोड़ने के लिए डांटा। यह पता चला कि उसे पता ही नहीं है कि वह 20 साल बाद जागा है। किसी तरह डोंगचैन के परिवार को भी उसके अस्पताल में होने की जानकारी मिल गई। जब वे वहां पहुंचे और उसे जीवित और स्वस्थ देखा, वे एक के बाद एक बेहोश होने लगे। इस बीच ह्यूंकी ने हांग सुक को फोन किया और उसे सूचित किया कि डोंगचैन वापस आ गया है और उनका करियर खतरे में है। रहस्योद्घाटन चालाक सीईओ को चौंका देता है, इसलिए वह जल्दी से अपने कार्यालय में भाग जाता है बिना किसी को बताए। दूसरी ओर मिरेन अपने घर पहुंचती है और उसे सब खाली पाती है। इससे उसे लगता है कि उसके माता पिता को घर का किराया चुकाने में सक्षम होने के बाद भगा दिया गया है। वह पुलिस स्टेशन जाती है और उम्मीद के मुताबिक अपनी पहचान बताती है। अधिकारी उसके युवा चेहरे को देखकर चौंक जाते हैं, जो उसके आईडी कार्ड पर उम्र से मेल नहीं खाता है। थोड़ी देर बाद
मिरोन टेलीफोन उधार लेती है और अपनी मां को कॉल करती है। जब वह फोन नहीं उठाती है तो वह अपनी मां के लिए एक आवाज संदेश छोड़ने के लिए मजबूर होती है। अगले दृश्य में मिरन की मां को आखिरकार आवाज संदेश मिल जाता है और वह अपनी बेटी को लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। दुर्भाग्य से मिरन पहले ही निकल चुकी है और वह अब अपने विश्वविद्यालय में है। आधुनिक गैजेट से चौंक जाती है जिसका उपयोग छात्र कहीं और कर रहे हैं। यूं की और हांग सुक अस्पताल पहुंचते हैं और जैसे ही वे डोंगचान को देखते हैं वे रोने लगते हैं। हालांकि हमारा नायक उन्हें पहचान नहीं पाता है और आश्चर्य करने लगता है कि हर कोई इतना बूढ़ा क्यों दिख रहा है। फिर वह अपने अस्पताल के कमरे से बाहर निकलता है और एक बोर्ड देखता है जिसमें बताया गया है कि वर्तमान वर्ष 2019 है। इसी तरह मिरिन विश्वविद्यालय में भी घूमता है और वर्ष 2019 पाता है। फिर हमें दोनों पात्रों के साथ साथ दृश्य दिखाए जाते हैं जो यह पता लगाने के बाद पूरी तरह से अविश्वास में रह जाते हैं कि वे 20 वर्षों से सो रहे हैं। इसके बाद मिरोन का परिवार अंततः उसे विश्वविद्यालय में पाता है और वे एक भावनात्मक पुनर्मिलन में संलग्न होते हैं। फिर मिरेन को उसके नए आलीशान पारिवारिक घर में ले जाया जाता है जहां उसकी मां उसे बताती है कि उसने मिरोन द्वारा प्रयोग में फ्रीज होने से पहले दिए गए धन से एक कंपनी की स्थापना की है और अपने व्यवसाय की कमाई से वे अब एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। मिरेन लंबे समय से दूर रही है लेकिन यह पता चलता है कि उसके परिवार ने उसके लिए एक अलग कमरा तैयार किया है जिससे वह अगले दृश्य में भावुक हो जाती है। डोंग चैन भी अपने परिवार के साथ घर लौटता है। क्रायोजेनिक प्रयोग से पहले बेहद अमीर होने के बावजूद परिवार अब एक साधारण रेस्तरां चलाता है और पहले की तुलना में बहुत छोटे घर में रहता है। डोंग चैन को पता चलता है कि उसका छोटा भाई अब शादीशुदा है और उसकी एक बेटी है। इतना ही नहीं, उसे यह भी पता चलता है कि उसके पिता का कई साल पहले निधन हो गया था जिससे वह परेशान हो जाता है कहीं और क्योंकि और हांग सुक चिंतित हैं कि डोंग चैन की वापसी उनके करियर को खतरे में डाल देगी क्योंकि इससे सरकार के अनुभव के बारे में जानकारी का खुलासा हो जाएगा जिसे वे दूसरों से छिपा रहे थे। अगले दिन डोंग चैन प्रयोगशाला में यह जानने के लिए लौटता है कि वास्तव में उसके और अन्य स्वयंसेवकों के साथ प्रयोग के दौरान क्या हुआ था। वहां उसकी मुलाकात गिबोर्म से होती है और उसे पता चलता है कि प्रयोग के अंत में किसी ने प्रोफेसर की हत्या करने की कोशिश की थी। हुआंग 20 साल पहले बच गया था लेकिन उसकी टीम ने उसे किसी अन्य आसन्न जोखिम से बचाने के लिए उसकी मौत का नाटक किया था। कुछ दिन पहले उसे होश आया और उसने डोंग चैन और मिरिन को उनकी नींद से जगाया, लेकिन कुछ ही समय बाद वह फिर से बेहोश हो गया और अब वह गहन देखभाल में है। यह सब सुनकर डोंग चैन यह निष्कर्ष निकालता है कि प्रोफेसर हुआंग पर हमला करने वाला अपराधी उसके क्रायोनिक्स प्रयोग से जुड़ा है। इसके बाद डोंग चैन है यंग को कैफे में मिलने के लिए आमंत्रित करता है। उसके पहुंचने के बाद वह उसका पुराना चेहरा देखकर हैरान रह जाता है और अपने वादे को पूरा न कर पाने के लिए माफी मांगता है। इसके बावजूद हयंग उसे माफ कर देता है और कहता है कि वह उसे जीवित देखकर खुश है। बाद में वह रोने लगती है और वहां से चली जाती है, लेकिन डोंग चैन से यह कहने से पहले नहीं कि वह उसे बुलाएगी। इस बीच गिबोर्न एक डॉल्फिन पर नजर रखता है जो पहले प्रयोग का हिस्सा थी और पाता है कि हाइपोथर्मिया के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। फिर वह अनुमान लगाता है कि डोंग चैन और मारिन का भी यही हश्र होगा यदि वे सामान्य परिस्थितियों में रहना जारी रखते हैं। गिबोंग अपने एक सहकर्मी से बात करता है और बताता है कि एकमात्र व्यक्ति जो उन्हें बचा सकता है वह प्रोफेसर हुआंग है, लेकिन दुख की बात है कि वह अभी भी अस्पताल में बेहोश है। फिर भी वह तुरंत डोंग चैन को बुलाता है और उसे अपने शरीर का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक न रखने के लिए कहता है। इसके बाद एक क्रोधित मिरर स्टूडियो में आता है और डोंग चैन का सामना करता है और उसे अपने 20 वर्षों के नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराता है। वह अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा कैप्सूल में सोते हुए खोने से बहुत परेशान है, इसलिए इसकी भरपाई के लिए वह कार्यक्रम निदेशक से उसे एक राशि का भुगतान करने की मांग करती है। हालांकि डोंग चैन उसे सूचित करता है कि वह भी प्रयोग का शिकार है और उसकी मदद करने में असमर्थ है। इसके बाद मिरोन अपने पिछले विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और घोषणा की कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। एक दिन उसका 20 साल पुराना प्रेमी ब्योंगसिम, जो अब उसी विश्वविद्यालय में प्रशिक्षक है,
उसे देखता है। मिरॉन हालांकि उसे पहचान नहीं पाती और उसके पास से चली जाती है। इस बीच डोंग चैन स्टूडियो में आता है और हांग सुक को बताता है कि वह एक कार्यक्रम निदेशक के रूप में अपना करियर फिर से शुरू करना चाहता है। जैसा कि उम्मीद थी, चालाक सीईओ उसे तुरंत रोकता है, विषय को मोड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसे डर है कि डोंग चैन उनके रहस्य को उजागर कर सकता है। फिर भी हांग सकर उसे एक जूनियर स्तर के निदेशक के रूप में इंगित करता है और उसे नियुक्त होते ही स्टूडियो में शामिल होने की अनुमति देता है। डोंग चैन कर्मचारियों पर नियंत्रण की कमी के लिए ह्युनकी को डांटता है। बाद में हा यंग उसके पास आती है जो उसे बताती है कि वह सप्ताहांत के दौरान मुक्त है और उससे मिलना चाहती है। डोंग चैन जो यहां तक कि नहीं मिल सका 20 साल तक हस्तमैथुन तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। बाद में रात में मिरिन घर लौटती है और अपने भाई का लैपटॉप खोलकर अपने ईमेल चेक करती है। आश्चर्यचकित होकर उसे 20 साल पहले के अपने सबसे अच्छे दोस्तों के ईमेल मिलते हैं। पता चलता है कि उसकी मां उन्हें यह कहते हुए पसंद करती है कि मिरॉन अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अमेरिका चली गई है। अगले दिन मिरिन अपने परिवार के साथ डिनर करने बैठती है और उसके माता पिता उसे नौकरी खोजने के लिए कड़ी मेहनत न करने का सुझाव देते हैं। वे उसे आश्वस्त करते हैं कि परिवार की वित्तीय स्थिति पहले जैसी नहीं है और वे अब सब कुछ वहन कर सकते हैं। बाद में मिरिन विश्वविद्यालय में अपनी कक्षा में जाती है और संयोग से विषय शिक्षक कोई और नहीं बल्कि प्योंगसिम है। वह उसे पहचानती नहीं है, लेकिन जैसे ही प्योंगसिम उसे अपनी कक्षा में देखता है वह घबरा जाता है और कांपने लगता है। इस बीच डोंग चैन मीडिया कंपनी में विविधता प्रयोग समूह में शामिल हो जाता है, लेकिन अपने पहले दिन पार्क नामक एक कर्मचारी द्वारा उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। पार्क उसकी शक्ल का मजाक उड़ाता है और उसे बताता है कि वह निर्देशन सीखने और कार्यक्रम के लिए काम करने के लिए बहुत अच्छा है। तभी ह्युनकी वहां पहुंचता है और दोनों के बीच बहस को देखता है। वह तुरंत पार्क को दूर खींचता है, उसे डांटता है और फिर डोंग चैन से अपने अधीनस्थ के व्यवहार के लिए माफी मांगता है। इसके बावजूद डोंग चैन ह्युनकी को डांटता है और उसे अपने जूनियर्स को कुछ शिष्टाचार नहीं सिखा पाने के लिए नीचा दिखाता है। कुछ समय बाद पूरी टीम अपने आगामी शो के लिए विचारों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक के लिए बैठती है। जब डोंग चैन की बारी आती है, यह उनके कुछ विचार हैं, लेकिन वे सभी आदिम और अरुचिकर हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दूसरों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। बाद में क्योंकि को मिरिन से एक कॉल आता है जिसमें वह उससे मिलने और उसके ज्ञापन का ख्याल रखने के लिए कहती है। यह सुनकर क्योंकि तुरंत हांग सुक के कार्यालय जाता है और उसे उसी की याद दिलाता है। दूसरी ओर प्रोफेसर हुआंग फिर से होश में आ जाता है, लेकिन दुख की बात है कि वह अपनी याददाश्त खो चुका है। जिबॉर्म उसे सामान्य स्थिति में वापस लाने में मदद करने की पूरी कोशिश करता है। जब उसकी कोई भी विधि काम नहीं करती है तो वह प्रोफेसर को प्रयोगशाला में ले जाता है और उसे पहले से डिजाइन किए गए फ्रीजिंग कैप्सूल को देखने के लिए कहता है। हालांकि बूढ़ा आदमी कैप्सूल को बस घूरता रहता है। अगले दिन मिरिन स्टूडियो का दौरा करती है और डोंग चान क्योंकि और हांगसुक से मिलती है। बिना समय बर्बाद किए वह उन्हें अपनी जवानी के 20 साल बर्बाद करने के लिए दोषी ठहराती है और पूछती है 24 घंटे के प्रयोग के लिए उसे जिस दर से भुगतान किया गया था उसके अनुसार मुआवजे के लिए ह्युनकी और होंग सुक ने राशि की गणना की और पाया कि यह 35 बिलियन येन से अधिक है। इसलिए चालाक सीईओ ने तुरंत मुआवजा देने से इनकार कर दिया और कहा कि मिरिन अभी भी जवान है और अगले दृश्य में जीवित है। मिरोन के सबसे अच्छे दोस्त उससे एक उत्तर ईमेल पाकर आश्चर्यचकित हैं और तुरंत उससे संपर्क करते हैं। जल्द ही वे एक रेस्तरां में मिलते हैं और मिरिन को जवान और खूबसूरत देखकर चौंक जाते हैं, जैसे कि वह अपनी युवावस्था में थी। वे उसकी त्वचा को छूते हैं और उससे इसके रहस्य के बारे में पूछते हैं, क्योंकि मिरिन को प्रयोग का खुलासा करने से मना किया गया है। वह अपने दोस्तों को बताती है कि उसने अमेरिका में कुछ अच्छे कॉस्मेटिक उत्पादों का इस्तेमाल किया है। दूसरी ओर डोंगचान हायंग के साथ डेट पर जाता है और तारीफ करता है कि वह 20 साल बाद भी खूबसूरत दिखती है। जब वे बातचीत कर रहे होते हैं तो वह अपना मोबाइल फोन खोलता है और अपने बारे में हाल ही में प्रकाशित एक लेख पढ़ता है। उसके लापता होने और क्रायोनिक्स प्रयोग में शामिल होने की संभावना पर सवाल उठाते हुए मिरॉन के दोस्त भी खबर देखते हैं और उन्हें संदेह होता है कि वह उनसे कहीं और कुछ छिपा रही है। डोंग चैन की मां खबर सुनकर क्रोधित हो जाती है और प्रसारण कंपनी के कार्यालय में निदेशक को डांटने के लिए जाने की तैयारी करती है। हालांकि जब वह जाने वाली होती है तो उसकी पोती उसे यह कहते हुए रोकती है कि उसके चाचा का प्रसिद्ध होना उनके पारिवारिक व्यवसाय के लिए अच्छी बात हो सकती है।
उसके बाद लोंग चैन प्रयोगशाला का दौरा करता है और गिबोर्म से मिलता है। उनकी मुलाकात के दौरान गिबोर्म उसे क्रायोनिक कैप्सूल दिखाता है जिसके अंदर अभी भी कुछ स्वयंसेवक कैद हैं। गिबोंग यह भी बताता है कि प्रयोग के बाद उसके शरीर का सामान्य तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है और महत्वपूर्ण तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। बाद में डोंग चैन एक जासूस से मिलता है जिसने प्रोफेसर हुआंग की हत्या के प्रयास की जांच की और उसे हत्या के बारे में जानकारी मिलती है। मामले में मुख्य संदिग्ध जासूस डोंग चैन को अपनी स्थिति के बारे में बताते समय पता चलता है कि आम जनता को 20 साल पहले किए गए प्रयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर दृश्य ली सोक दो पर आ जाता है जो द अनसंग नामक एक शक्तिशाली कंपनी का सीईओ है। वह अपने अधीनस्थ को डोंग चैन की पृष्ठभूमि की जांच करने और प्रोफेसर हुआंग की भी जांच करने का आदेश देता है। यदि वह जीवित है तो उसे तुरंत मार दिया जाना चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से ली बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह दिखता है जो अभी भी क्रायोनिक्स प्रयोग कैप्सूल में से एक में फंसा हुआ है। अंतिम दृश्य में डोंग चैन कार्यालय में वापस आता है और नशेड़ी से उसकी तलाश न करने और उसके गायब होने के बाद अधिकारियों को सूचित न करने के लिए भिड़ जाता है। जवाब में ह्यूंग की यह कहकर अपना बचाव करने की कोशिश करता है कि वह हांग सुक से प्रभावित था और उसके हाथ बंधे हुए थे। ठीक उसी समय मिरॉन भी डोंग चैन की तलाश में वहां पहुंचती है और उससे उसी प्रसारण स्टेशन पर उसके लिए नौकरी ढूंढने का अनुरोध करती है। एपिसोड का अंत इस तरह होता है कि उसका युवा उन दोनों को पछतावे के साथ देखता है और उसे एहसास होने लगता है कि उसने अधिकारियों को पहले सूचित न करके बहुत बड़ी गलती की है।